जो बड़े बड़े एंकर्स हैं ना, हामिद मीर से लेकर, ये जरदारी साहब को नेल्सन मंडेला बना के पेश कर रहे हैं। हम्म। अब आप चोर और डाकू को नेल्सन मंडेला बना के पेश कर रहे हो, सवालात उनसे आप चाइना की इकोनॉमी पे कर रहे हो, रशिया की इकोनॉमी। भाई आप शिकारपुर का पूछो ना, आप सखर का पूछो, लाड़काना का पूछो, 15 साल इन्होंने खरबों रुपए लूटे हैं, उनका पूछो ना। तो जरदारी साहब हामिद मीर को इंटरव्यू दे के जाए ना, मैं जिम्मेदार हूं, कभी भी उनके साथ बात नहीं करेगा। हम्म। सरदार और छोटे वडेरे, इन्होंने पूरे सिंध को यरगमाल बनाया हुआ है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां इनको मुकाबला हो। पीपी के पास तो हराम का पैसा है। उनके वडेरे 3 करोड़ लगाएंगे तो 20 करोड़ कमाएंगे। और एजेंसीज जितनी भी हैं सिंध में जो भी काम करे, वो सब पीपी से इस वक्त काम उनके साथ फिट है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये आएंगे तो हमें भी खिलाएंगे। आसिफ जरदारी की प्लानिंग है ना, आसिफ जरदारी की प्लानिंग ये है कि मुझे सिंध के अंदर कुछ भी करना है, किसी को मुखालफत करने नहीं देनी है। तो इसने एक तो माल बनाया, ये पार्टी हम्म। नहीं है, ये कारपोरेशन है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इन्होंने माल बनाया, उस माल को इलेक्शन के लिए भी सेव रखा, ये दूसरों को भी, जो बड़ी सरकार है उनको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, सरदारों को भी देते हैं। और उसके साथ फिर ये सरदारों की मदद से इलेक्शन जीतते हैं। अब जो अपने खाला के साथ या जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की इकलौती बहन, या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की इकलौती बहन जो बेटी है, बेटी। उसको हुकूक नहीं देते, तो ये बाकी किसको देंगे? बेनजीर साहबा ने लास्ट ये डिसाइड किया था कि जरदारी अब बच्चे पालेगा, मैं जाके सियासत करूंगी, इनका काम अभी कभी भी मैं इसको आने नहीं दूंगी पाकिस्तान। ये है। क्या बेनजीर साहबा ने अपनी विल में लिखा था कि अवैस टप्पी सिंध चलाएगा, फरियाल तालपुर महारानी बनेगी, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बनेगा? ये लिखा हुआ था बेनजीर ने? बेनश उनको छुरे जो लगे हैं ना, भुट्टो खानदान को अपने लोगों ने मारे हैं। आज असली वारिस जुल्फकार भुट्टो डॉल्फिन बचाता फिर रहा है, हम्म। और ये सिंध लूटते फिर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इस वक्त मेरे साथ इम्तियाज चांडियो साहब मौजूद हैं। सिंध को बड़ा रिपोर्ट करते थे, सिंध के सहाफ़ी हैं। आजकल गालिबन मुल्क से बाहर हैं। इम्तियाज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल बाहर है मुल्क से, ठीक कहा मैंने? जी बिल्कुल, मैं अमेरिका में हूँ अभी, 1 साल होने को है अभी। और ये काम शाम के सिलसिले में, या फिर जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान में सहाफत बड़ी मुश्किल है, तो कोई ऐसा ही मामला है? एक्चुअली हुआ तो ये था कि मैं तो आता जाता रहा हूँ गुज़िश्ता 5-6 सालों से अमेरिका में। 2017 से मेरी यहाँ हर हम्म। साल आना जाना लगा रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं, स्पेशली मैं आया था यहाँ 3 महीने के लिए विद फैमिली, लेकिन फिर जब इमरान खान की हुकूमत चली गई और पीपल्स पार्टी को सिंध में मार धाड़ करने की परमिशन मिल गई, तो जो उनके मुखालिफ हैं, या फिर मुखालिफ तो ना भी कहें, तनकीद जो उनके ऊपर करते हैं सहाफी, तो उनके ऊपर हम्म। जो है ना, पर्चे दर्ज होते दहशत गर्दी के। आजकल पीपल्स पार्टी का ये शेवा बन गया है कि वो सिंध के, मतलब आप अगर पूरे सिंध में सर्वे करेंगे, सक्खर से शुरू हो जाए या कश्मीर से, तो आपको तकरीबन कोई 100 से जायद सहाफियों के ऊपर जो है दहशत गर्दी के मुकदमात मिलेंगे। उसके बाद फिर जो है उनको जेलों में डालना, उनकी तजलील करना, और फिर 4-5 जो मेन बड़े बड़े ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनको कत्ल करवाया गया। तो नाजिम जोखियों का केस आपको याद होगा, जिसने अरब जी शिकारियों को जी। रोका था, तो उसको मैंने हाईलाइट किया था। तो इनके एमएनएज हैं जाम करीम और जाम अवैस, एमपी है, जो जेल से अभी रिहा होके आ गए। तो उन्होंने मेरे खिलाफ मुजाहरे भी करवाए मुझे, जो है वो, क्योंकि मैं उनके एरिया में रहता था मलिर में, तो वहाँ उन्होंने फिर प्लानिंग की कि भाई हम इसको देखेंगे। तो जब फेडरल गवर्नमेंट थी किसी की, तो हम तो, मतलब ये था ना कि कोई दाद रसी थोड़ी बहुत होती थी। हालांकि तहरीक इंसाफ से हम्म। उम्मीद रखना भी जो है वो एक अजीब बात है। फिर भी ये था कि हम्म। ठीक है, ऊपर भाई कुछ ना कुछ किराए होगी। लेकिन जब वो हुकूमत चली गई और पीपल्स पार्टी पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब हर साल मेहमानों की तरह आते जाते रहते, तो अब रुक ही जाते हैं तो बेहतर है। आप आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा कि सहाफियों पर मुकदमात और दीगर चीजें, पीपल्स पार्टी के हवाले से फेडरल में, इस्लामाबाद में तो ये मशहूर है, सहाफियों का बड़ा ख्याल करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। बड़ा उनका रख रखाव वाले हैं सहाफियों के लिए खासकर। वो ये वाले सहाफी हैं, उनका रख रखाव होता है। अगर जो सहाफी इनसे सवाल पूछ के दिखाए, उनका पता लग जाएगा कितने रख रखाव वाले हैं।
देखें, बेनजीर साहिबा की पार्टी जो थी ना वो अलग थी। मैं उनके गांव का ही हूँ, लाड़काना से हमारा ताल्लुक है। तो हम्म। बेनजीर साहिबा से कोई मेरा इतना नहीं था, लेकिन हम सुनते आए हैं। इवन उनको मैंने आखिरी बार मज़ार कायद पे यूं सामने देखा भी है। तो रवैये तो देखे लीडरान के इस तरह से होते हैं कि टीवी पे अलग होते हैं और पर्सनल लाइफ उनकी बहुत डिफरेंट होती है। जो जी। बेनजीर भुट्टो के बाद की जो पार्टी बनी है ना, जो अभी जरदारी साहब की पार्टी है, ये टोटली डिफरेंट है। ये भुट्टो का नाम यूज करते हैं, काम इनके वही अल्ताफ हुसैन वाली जो मार धाड़ वाली पॉलिसी थी ना शुरू में, अब वही है। तो इज्जत वो सिर्फ देते हैं पंजाब के सहाफियों को। सिंध हम्म। के सहाफी, पहली बात ये कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सिंध पूरा विजिट करें। मुझे 15 साल में एक शहर भी आपका आके दिखा दें कि हाँ यार यहाँ ये सिंध का शहर काम अच्छा है। हमारी जो इनसे जो समझे में कि इक्तदार मिला है 15 साल, आपको पहला इक्तदार मिला बेनजीर भुट्टो के खून के कायम सदके। अली शाह साहब। आपने उस हाँ, जो देखें, कायम अली शाह कुछ भी नहीं है, सारा आसिफ जरदारी है। अगर आप जाएं उस सिंध के हालात जाके देखेंगे तो आपके जो बड़े बड़े एंकर्स हैं ना, हामिद मीर से लेकर, ये जरदारी साहब को नेल्सन मंडेला बना के पेश कर रहे हैं। हम्म। अब आप चोर और डाकू को नेल्सन मंडेला बना के पेश कर रहे हो, सवालात उनसे आप चाइना की इकोनॉमी पे कर रहे हो, रशिया की इकोनॉमी। भाई आप शिकारपुर का पूछो ना, आप सखर का पूछो, लाड़काना का पूछो। 15 साल इन्होंने खरबों रुपए लूटे हैं, उनका पूछो ना। तो जरदारी साहब हामिद मीर को इंटरव्यू दे के जाए ना, मैं जिम्मेदार हूं, कभी भी उनके साथ बात नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्री प्लान जो इंटरव्यूज होते हैं, ये दिखावा है कि हम इस्लामाबाद के अभी सहाफियों का ख्याल रखते हैं। क्या ख्याल रखते हैं? उनको अभी तनख्वाहों पे रखा हुआ है। लाहौर के सहाफी हैं, इस्लामाबाद के सहाफी हैं, कराची के सहाफी हैं, उनको गाड़ियां मिली हुई हैं, उनको घर दिए हुए हैं, उनको गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से सैलरीज मिल रही हैं, उनको ठेके हम्म। मिल रहे हैं। तो वो सहाफी क्यों सिंध की बात करें? इन तमाम बातों के सबूत हैं आपके पास वैसे? पूरी दुनिया को पता है। आप जाके अभी पूछेंगे कौन सा सहाफी पहले क्या था और अब किसका पीआरओ है और अब उनके पास क्या प्रॉपर्टी है। आप हम्म। 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी कोई सहाफी के पास हो सकती है? 5 अरब रुपया? 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी सहाफियों के पास। आप कराची के बड़े बड़े चैनल्स के सहाफियों के असासे जाके निकाले, पता लग जाएगा कि इन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में कितना माल कमाया है। तो वो सहाफी क्यों पार्टी की मुखालफत करेंगे? ये तो मैं फरयाल तालपुर को भी सामने बोल चुका हूं कि भाई सबसे बड़े चमचे सहाफी होते हैं ये, जो आज आपकी खिदमत में और अद्दी अद्दी और फलाना करते हैं। ये लोग हर हुकूमत से फायदा उठाने वाले हैं। तो देखिए, ये जमाल साहब, मसला ये कि मैं अपने उसमें नहीं, जो सहाफियों की खिदमत की बात है ना, हम्म। बिलावल भुट्टो जरदारी मुझे बाय नेम जानते थे पर्सनली। मेरे से सबका किसी का नाम मीटिंग्स में नहीं लेते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे को चांडियो साहब करके मुखातिब करते थे। मेरे जी। से ट्विटर पे मुझे फॉलो किया करते थे, मेरे ट्वीट को देखा करते थे। लेकिन मेरा शुरू से मौकफ ये है कि पार्टी कोई भी हुकूमत में हो, हम अपने सिंध हम्म। का मुकदमा लड़ेंगे। अब अगर मैं उनकी हम्म। खुशामद करता, चमचागिरी करता, तो आज मैं पीपल्स पार्टी में बहुत अहम पोजीशन पे, आंख का तारा बना हुआ होता। मेरे मिनिस्टर आगे पीछे दोस्त होते, मैं उनकी खुशामद करता, चमचागिरी करता सिर्फ। लेकिन ये कि सिंध में सहाफियों का हाल ये है कि सहाफी इस वक्त, पहली बात यह कि जर्नलिज्म पाकिस्तान में रही नहीं है। एडिटर अनफॉर्चुनेटली। खत्म हो चुके हैं। अब जर्नलिज्म है मालकान के हाथ में। मालकान कहते हैं भाई ये काम करो, वो करो। आप एक सिपाही की तरह, जैसे बॉर्डर पे खड़ा होता है बंदा कि भाई गोली मारो तो गोली मारनी है, छोड़ना है तो छोड़ देना है। वो ऊपर ही ऊपर डीलिंग्स हो रही होती हैं कि किस पार्टी के साथ क्या ताल्लुक रखना है। अब आपका एडिटर, न्यूज एडिटर या डायरेक्टर न्यूज का काम जी। नहीं है। अब आप जो हैं एक मोहरा हैं जो काम कर रहे हैं। इम्तियाज साहब, अब पीपल्स पार्टी 15 साल हो गए इकतदार में, हर बार वो वहां जीत जाती है। अभी आपने हालात बताए, और सिंध के जाहिर है कुछ हालात ऐसे ही हैं। वो तो अस्पतालों का बता देते हैं कि ये अस्पताल हमने बनाया और एशिया के बड़े अस्पताल हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। कुछ तो हमने विजिट किए हैं। अब किस तरह से हुकूमत बन जाती है, हुकूमत बना लेते हैं, अब भी उनको सिंध की फिक्र नहीं है। जब भी बात हो, इंटरव्यूज करें तो सिंध में तो हम हैं ही हैं, हम अब दूसरे मुल्क पंजाब में आने का सोच रहे हैं। हम पंजाब में अपनी जो है धाक बिठाएंगे, पंजाब से जीतेंगे। सिंध तो हमारा है ही है।
वाई उनको फिक्र क्यों नहीं है कि सिंध में हम किस तरह से जीतेंगे? 15 साल हुआ, काम तो नहीं है। जमाल, ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है अभी जरदारी का। जो चारों सूबों की जंजीर थी ना, वो बेनजीर थी। ये चारों सूबे की मेरे ख्याल जी। में ये एक पहिया भी नहीं है। मसला ये है कि हम तो दुआ मांग रहे हैं सिंध वाले कि अल्लाह करे इनकी केपीके में और पंजाब में और इधर बलूचिस्तान में हुकूमत इनकी बने, तो उनको भी पता चले कि सिंध के साथ क्या हुआ। मसला हम्म। ये है कि ये क्या करते हैं, पहले इनके कारकुनान जीता करते थे वडेरों सरदारों के सामने, बेनजीर जी। साहबा के टाइम में। और 2007 जितने, से पहले। हाँ मतलब जब भी, मतलब जो भी इलेक्शन हुए तो बेनजीर साहबा टिकट्स जो थी वो अपने लिए, अपने उन कारकुनान को देती थी जो उनके, मतलब समझे कि एक चाहे वो गरीब था अमीर था, लेकिन वो जीता करते थे। सरदार भी थे उसमें, ऐसा नहीं था कि सारे गरीब थे। कारकुनान जीता करते थे। जैसे वारा से एक उनका नजमुद्दीन जुने जो था, वो कोई सरदार नहीं था। या नौशरो फेरोज से सत्तार राजपर था, वो कोई सरदार नहीं था। इस तरह के लोग जीत के आते थे सरदारों से, जतोइयों से, सबसे। हम्म। इन्होंने क्या किया है, पूरे सिंध के जितने भी मुखालिफ सरदार थे उन सबको पार्टी में शामिल किया है। फिर उनके जरिए जो छोटे छोटे सरदार या वडेरे हैं जिनके हाथ में 100 200 500 600 वोट हैं, उनको कंट्रोल किया है। ये सारा कंट्रोल इस तरह से किया है कि छोटा सरदार, बड़ा सरदार, फिर पुलिस, ये हम्म। पुलिस इनकी तमाम काम जो है ना, इस वक्त 15 सालों में जो पुलिस का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, कि पुलिस सिर्फ मेरे ख्याल में इनकी जाके मुजरे नहीं करवा रही होगी, वो भी करवा रही हो सकती है, लेकिन पुलिस ने हर वो काम किया है कि आप अगर उनके मुखालिफ हैं, आप घर पे सोए हुए हैं, सुबह में आपको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। आप 6 महीने के बाद निकल के जब आओगे या साल के बाद, तो आपका वो जो मुखालफत वाला जो एक अंसर है ना, वो खत्म हो चुका होता है। तो पुलिस, हम्म। सरदार और छोटे वडेरे, इन्होंने पूरे सिंध को यरगमाल बनाया हुआ है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां इनको मुकाबला हो। और जो दूसरी मुखालिफ पार्टियां हैं, वो क्या करती हैं, इत्तेहाद बनाती हैं जब इलेक्शन में महीना डेढ़ होता है, और जैसे ही जी। इलेक्शन हार जाती हैं फिर 5 साल वो सोए रहते हैं। तो जो आम आदमी है ना, जिसका बड़े में बड़ा मसला है पुलिस से बचाना, झूठे मुकदमात, वडेरों के जुल्म, वो बंदा 5 साल लावारिस रहता है। तो उसके बाद ऑप्शन क्या आता है कि यार, जो भी है ये जो वडेरा है यही काम आता है, तो मैं खामखा जीडीए को, नून लीग को, फे लीग को क्यों मैं वोट हम्म। दूं, जब मेरे को 5 साल में यही फिर जूते मार के काम आते हैं। तो इन्होंने ना एक माफिया बनाई हुई है। जिस तरह से एमक्यूएम में जोनल और सेक्टर इंचार्ज हुआ करते थे, सेम इसी पैटर्न पे इन्होंने वडेरों के सेक्टर और जोन बनाए हुए हैं। आप घोटकी हम्म। पूरा देखें, एक भी सरदार इनके अगेंस्ट नहीं है, जो बड़े बड़े सरदार हैं। बदीन में इनको प्रॉब्लम हो रही है, जहां जुल्फकार मिर्जा इनसे जीत के आ रहा है। 2 इलेक्शन है, जुल्फकार मिर्जा को इन्होंने हराने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया है। आप वहां जाके देखें, अरबों रुपए खर्च किए हैं इन्होंने, हम्म। मगर वो जुल्फकार मिर्जा की जो 2 मेन सीटें वो जीत के आता है। अरबाबों को इन्होंने आउट कर दिया है, पीर पगारों को इन्होंने आउट किया हुआ है। पीर पगारो इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है सिंध में, रूहानी तौर पे भी और सियासी तौर पे जी। भी। लेकिन उनके पास मसला ये है कि उनके पास हिकमत अमली है ही नहीं सियासत की। अब वो क्या करते हैं, हम्म। वही जो मनसूबा बंदी के साल में एक दफा आते हैं, और वो 5 साल में और इलेक्शन के दिन में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। अब सिंध के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो नू फे लीग है या जीडी है, इन्होंने ऐसे ऐसे उम्मीदवार इनके सामने खड़े किए हैं जो जीतेंगे ही नहीं। मतलब आप इलेक्शन की तैयारी आपकी इतनी होनी चाहिए कि अगर आप किसी बड़े मिसाल के तौर पे निसार खोड़ो है, या फिर हम्म। जो इनके दीगर लीडर है, उनके सामने कोई ऐसा उम्मीदवार तो खड़ा करें जो मजबूत हो, जिसको आप फाइनेंशियल सपोर्ट करें। कि इलेक्शन में 2-3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब पीपी के पास तो हराम का पैसा है, उनके वडेरे 3 करोड़ लगाएंगे तो 20 करोड़ कमाएंगे। और एजेंसीज जितनी भी हैं सिंध में जो भी काम करे, वो सब पीपी से इस वक्त काम उनके साथ फिट है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये आएंगे तो हमें भी खिलाएंगे। अब मसला सारा ये है कि सिंध की डायनामिक को समझने की जरूरत है। आप अंदाजा करें कि लास्ट इलेक्शन में जेकब घोटकी से जी। तहरीक इंसाफ जीती है। लेकिन उन इमरान साहब का बस जो कुछ ऐसे उनको जो आजकल छोड़ के चले गए हैं, वो ऐसे जहरीले लोग थे जिनको ये होता था कि कराची को सिंध से अलग किया हुआ था। मतलब वो कहते थे कि घोट की जो है सिंध है, कराची सिंध नहीं है।
भाई आपने अगर देखा कि सेकंड लार्जेस्ट आपकी पार्टी बन के आई है, एमक्यूएम को बीट करके आप अपोजिशन में आए हो और जी आपका जी जी। अपोजिशन लीडर है, लेकिन इनकी प्लानिंग क्या होती थी कि वो जो दो नुमाइंदे थे ना उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो वो भी छोड़ के चले गए। वरना पीपल्स पार्टी से जेकब आबाद में और घोटकी में जीतना कोई मजाक की बात है। तहरीक इंसाफ को इन हम्म लोगों ने वोट तो दिया ना, अब लोगों ने वोट इसलिए दिया कि वहां उम्मीदवार मजबूत थे। जब आप वहां आके सिर्फ एक जलसा करके चले जाओगे, 5 साल आपने सिंध के किसी बाकी डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ कराची के वो जो आपके 2-3 एमपीएस थे उनसे मिलते थे, तो जाहिर है लोगों में मायूसी हो गई। तो प्लानिंग हम्म। नहीं है, वरना ये डॉक्टर आसिफ साहब, जो जरदारी नहीं जो जीतते। पीपल्स जो पीपल्स पार्टी की प्लानिंग है, जिस तरह भी आपने बताया कि सरदार, वडेरे और पुलिस, इस प्लानिंग का आगाज कहाँ से हुआ और कब से अपनी फिर जड़ें पीपल्स पार्टी ने सिंध की हद तक मजबूत की, बजाय आवाम के इस तरह आवाम को कंट्रोल किया? क्विकली प्लीज बताइएगा। सर देखें, अगर आप तारीख में जाएंगे तो ये अंग्रेज के जमाने से सरदारों को मजबूत किया हुआ था। मतलब जब सिंध हम्म आजाद हुआ था बंबई से 1936 में, तो उसकी सजा सिंध को ये दी गई थी अंग्रेज सरकार ने कि उन्होंने सरदारों को, वडेरों को, पीरों को पावरफुल बनाया ताकि सिंध के लोग गुलाम रहें। और सिंध हम्म में क्योंकि आजादी की तहरीक चल रही थी, हुर मूवमेंट चल रही थी, उन्होंने लड़ाई की, तो इन सरदारों को कुर्सियां भी उस वक्त असाइन मिली। ये सारे जाली सरदार हैं, एक भी सरदार सिंध का जेन्युइन सरदार नहीं है। ये सब के सब अंग्रेज की पैदावार है। इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम आम आदमियों से जाके कहाँ उनसे डील करें, तो सरदारों को उन्होंने सामने किया। फिर उनको सिंध में तंजीमें बना के दी, सियासी पार्टियां, सिंध आजाद पार्टी, सिंध यूनाइट। तो उसके पैटर्न हम्म में ये पीपल्स पार्टी भी अगर आप देखेंगे तो उस तनाजुर में अभी जो आसिफ जरदारी की प्लानिंग है ना, आसिफ जरदारी की प्लानिंग ये है कि मुझे सिंध के अंदर कुछ भी करना है, किसी को मुखालफत करने नहीं देनी है। मतलब हम्म वडेरा तो जल्दी बिक जाता है। अब मेहरों की डिमांड क्या होती है कि हमारी गाड़ी के पीछे पुलिस की मोबाइल चले। इतने बड़े सरदार है ना, इनकी आप सोच देखें, हम्म छोटी सोच होती है कि हमें प्रोटोकॉल मिले। डिस्ट्रिक्ट घोटकी में एक गर्ल्स कॉलेज है, एक, अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और वसाइल से माला माल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहां के लोगों की गुर्बत का जाके देखें, शहर की हालत देखेंगे तो इनके महल बने हुए हैं इन महरों के। हम्म और वहां जो आम आदमी है वो रोजाना कबायली तकरारों में, तनाजों में कत्ल हो रहा है। तो ये जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री तो वहां से शुरू होती है, लेकिन जो आसिफ जरदारी का पैटर्न है वो 2008 से शुरू हुआ है, जब से आसिफ हम्म जरदारी को पता था कि हम 2008 की इलेक्शन के बाद सिंध में सवाल ही पैदा नहीं है कि हम जीत सके। तो इसने एक तो माल बनाया, ये पार्टी हम्म नहीं है, ये कारपोरेशन है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इन्होंने माल बनाया, उस माल को इलेक्शन के लिए भी सेव रखा, ये दूसरों को भी, जो बड़ी सरकार है उनको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, सरदारों को भी देते हैं, और उसके साथ फिर ये सरदारों की मदद से इलेक्शन जीतते हैं। अभी आप देखें, महर काफ लीग और नून लीग में रहे माजी में, शिराजी नून लीग काफ लीग में रहे, उसके साथ अरबाब जो हैं ये काफ लीग के रहे। ये सिंध के अंदर जो लाड़का चांडियो सरदार थे, ये पीपी में, नून लीग में और काफ लीग में रहे। सिवाय 2-3 जगहों पे बाकी जितने भी सरदार हैं वो सरकारी सरदार हैं, तो हम्म। उनको कंट्रोल किया हुआ है, वो जीत के आते हैं। अभी आप पीपल्स पार्टी का, जैसा जरदारी साहब का पैटर्न बता रहे थे, बेनजीर साहिबा की पीपल्स पार्टी तो इससे यकसर मुख्तलिफ थी। तो फिर पीपल्स पार्टी के लोगों का रिएक्शन नहीं आया सामने? उनको किस तरह से कंट्रोल किया गया? भाई जो पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन है ना, वो उनसे कोई मिले तो पता लगे। एक तो वो डरते हैं, ठीक है। अभी आप अंदाजा हम्म करें कि बेनजीर भुट्टो की एक ही बहन है, जो सनम भुट्टो, मैं जी। आज आपके सामने इंसाफ कर रहा हूँ। ये सर। सनम भुट्टो लंदन में जिस तरह की कसम पुरसी वाली हालत गुजार, ये जिंदगी है उसकी, आप उस पे कभी जाके सोचें कि उस खातून के पास मोबाइल फोन भी नहीं होता है। जब वो फोन करती है बिलावल को कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो वो कहता है कि हाँ मैं आपको जो है ना कोई यूज होता है तो मोबाइल दूंगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए उसको जलसों में लेके आते हैं। वो बेचारी बहन के चक्कर में और बच्चों के चक्कर में मजबूर है। उनके पास, जो उनकी करीबी साथियों ने मुझे बताया कि उनके पास न गाड़ी है, न उसके पास इतना पैसा है, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे हो चुके हैं, और कब्जा करने वाले भी यही लोग हैं जो जरदारी साहबान। अब आज हम्म जो बिलावल की तरबियत की बात है ना, बिलावल की तरबियत बचपन में जो थोड़ा बहुत बीबी ने की,
जो उसकी बाकी तरबियत है वो तो आसिफ जरदारी ने किया ना, तभी तो ये हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है, वरना बीबी की तरबियत वाला बंदा जो है वो बैरिया टाउन के जहाजों में घूमेगा क्या? वो हम्म। अब जो अपने खाला के साथ या जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की इकलौती बहन या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की इकलौती बहन जो बेटी है बेटी। उसको हुकूक नहीं देते, तो ये बाकी किसको देंगे? अब उस खातून की आप माली पोजीशन जाके देखें कि भुट्टो की बेटी लंदन में एक अपार्टमेंट में रहती है, उनके पास पैसे नहीं है, फर्ज करें उनके पास जहाजों के टिकट भी ये कभी भेजते हैं दिखाने के लिए तो बेचारी दुबई आती है। और मुझे उसकी सहेली ने बताया है कि उसकी हालत आप उनके उसने 2-3 दफा प्रॉपर्टी मांगी तो उनको बोला कि आइंदा ये बात नहीं करना हमसे, ये हालत है। तो ये भाई माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं सिंध के अंदर। एजेंसियों को पता है, पुलिस इनके बिल्कुल पुलिस के जो अफसरान हैं कमदार हैं। सिर्फ इस साल अगर ये हुकूमत में नहीं आते तो अगले 10 साल हम्म। तक ये हुकूमत में आ जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये कंटिन्यूटी जो हम्म। करप्शन और पैसा और उसकी है ना, ये उसके जोर पे जीत रहे हैं। आज भी देखें सिंध के, मैंने अजला से अभी सर्वे किया है कि इनके सरदारों के सामने नौजवान इलेक्शन लड़ रहे हैं, खवातीन लड़ रही हैं, मुखालफत में वोट पड़ते हैं। मसला ये है कि उनके पास करोड़ों रुपए नहीं है, वो कहां से बेचारे हम्म। करोड़ों रुपए लाएं? और अभी गुज़श्ता कुछ दिनों हमने देखा कि बिलावल साहब और जरदारी साहब की जो एक सोच थी उसमें फर्क नजर आ रहा था। वो फर्क जेन्युइन है या फिर वो भी एक गुड कॉप बैड कॉप वाली नहीं नहीं, ये सिचुएशन है? दोनों एक ही हैं। इनमें आप देखो, पहले बिलावल चेंज था, 2014 में बिलावल बिल्कुल चेंज था। बिलावल की तबीयत थोड़ी जज्बाती भी थी, माँ वाली उसमें वो चीजें थी। और देखें, बेनजीर साहिबा को आप कुछ भी लोग कहें, पंजाब के लोग हैं, लेकिन आप उनके देखें ऊपर करप्शन का इल्जाम जो लगा वो जरदारी की वजह से लगे। हर दफा जरदारी जेल हम्म। में गया है, 10% जरदारी रहा है। जरदारी अगर बीवी के नाम पर पीठ पीछे बैठ के एक करप्शन करता रहे, जितने भी आज असासे हैं, बेनजीर के टाइम पे ये चीजें बेनजीर को भी पता नहीं थी। हम्म। करप्शन हर बंदा करता है, लेकिन जो जरदारी था हमेशा इल्जाम उस पे लगा है, और जरदारी ने भुट्टो खानदान को बदनाम किया है। आपको बहुत करीबी साथी बताएंगे कि बेनजीर साहबा ने लास्ट ये डिसाइड किया था कि जरदारी अब बच्चे पालेगा, मैं जाके सियासत करूंगी, इनका काम अभी कभी भी मैं इसको आने नहीं दूंगी पाकिस्तान। ये पूछ लें आप, ये लास्ट उसकी हम्म। जो सत्ता है, ये अक्टूबर में आ रही थी, उस वक्त अपनी सहेलियों को कहा इसने कि अब जरदारी बच्चे देखेगा, मैंने 8 साल बच्चे पाले हैं। बेनजीर साहबा जब वापस आ रही थी तो उन्होंने अपनी करीबी साथियों को कहा कि जो जरदारी हैं वो अब यहाँ रहेंगे और बच्चे संभाले। मैंने 8 साल बच्चे संभाले हैं जलावतनी में, मैंने बहुत टाइम जो है इनको दिया है, ये किया है, तो मैं अब जाके पार्टी को जो है एक्टिव करूंगी, पार्टी को चलाऊंगी, और इनका कोई अमल दखल नहीं होगा। ये उनके लास्ट जो अपनी करीबी साथियों के साथ डिस्कशन है। जैसे ही वो आई हैं, उसके बाद उनके खिलाफ चीजें शुरू हो गई, और 27 दिसंबर को शहीद हुई हैं। उसके बाद भी बहुत सारे मशकूक चीजें हैं। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी है अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत की, तो वो कौन है ना? तो हम्म। ये सारी चीजें नजर आती हैं। एक घर के अंदर कोई बीवी कत्ल होती है आम बंदे की, तो पुलिस का पहले शक किस पे जाता है? पहले वो घर वालों को चेक करते हैं कि कहाँ है क्या नहीं है। अब ये तो ऐसी ऐसी कहानियां बता के बेनजीर साहबा के कातलों को पता नहीं कहाँ जाके पहुंचाया है कि वो पहाड़ों से आए थे फिर इधर आए थे। बाबा, लीडर हमारे लिए थी, मरवाने वाले कोई भी हो सकते हैं। तो हम्म। उनके फैमिली से स्टार्ट होना चाहिए था हर चीज को। इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमेशा, कोई बंदा उससे बचना नहीं चाहिए था, चाहे वो मैं हूं, आप हैं, कोई भी था जिस पे हम्म। भी शक था, उस तमाम लोगों के जो ताने बाने थे वो चेक होने चाहिए थे। अगर आज आसिफ जरदारी साहब लाहौर में बैठ के या कराची में बैठ के बलूचिस्तान के एक सुसाइड बम्बर्स के बाप के साथ मुलाकात कर रहा है, जिसके तालिबान से भी ताल्लुक थे, जिनके अलकायदा से भी ताल्लुक थे, जिनके आईसिस से भी ताल्लुक थे, जिनके अफगानिस्तान के कमांडरों से भी ताल्लुक थे, अगर वो आज उनको उनकी बरसी से कोई 2 हफ्ते पहले मुलाकात कर रहा है तो क्यों कर रहा है? हम्म। क्या अब वजह इस है? पर मैंने आना है, वो एक उनका एक वर्जन भी सामने आया था कि ऐसी भी बात नहीं हुई। अब बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद हमने देखा जरदारी साहब सामने आ गए, फरियाद लाल पर अवैस टप्पी, अवैस मुजफ्फर गालिबन इन्हीं को कहते हैं, अवैस टप्पी को।
और दीगर बड़े इस जी तरह जैर बलोच, लियारी गैंगवार, सब कुछ सामने आया। इस सब की कहानी वही है, सिंध पर कब्जा, सिंध की आवाम पर कब्जा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कब्जा। अवैस टप्पी वैसे अगर हम स्टार्ट करें, अवैस टप्पी भी जरदारी साहब के ही साथ मुंसलिक थे। देखिए, अवेश टप्पी जो है ना, वो उनके फैमिली मेंबर थे। उनकी माँ ने इनको दूध पिलाया था, तो वो दूध एक भाई था, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि वो कोई तमाम चीजें संभालें। अवेश टप्पी जरदारी अवैस साहब के टप्पी मतलब मुंह, अवैस मुजफ्फर खान ही, राइट? अवेश मुजफ्फर टप्पी, सैयद अवेश मुजफ्फर उर्फ टप्पी, ओके। ये जरदारी साहब के मुंह बोले भाई थे, क्योंकि उनकी वालदा ने इनको पाला था। और सेकंड ये कि ये कभी भी मंजर पे नहीं थे। जैसे ही बेनजीर साहिबा जब तक थी इक्तदार में या पार्टी चलाती थी, तो आप पूरी तारीख जाके चेक करें। फरयाल तालपुर घरेलू खातून थी। फरयाल हम्म। तालपुर के पास जो है, मेरे ख्याल में कोई इतने अख्तियारात नहीं थे। और अवेश टप्पी मंजर पे नहीं था। जरदारी साहब की इतनी प्रॉपर्टी सामने नहीं थी। ठीक है ना। जितने भी लोग हैं, आप जाके उनको चेक करें, वेरीफाई करें, आपको पता लग जाएगा कि बेनजीर साहबा जब दुबई जाती थी तो ये कमर्शियल फ्लाइटें लेती थी, ये कमर्शियल मतलब फ्लाइट्स है। और कभी पीआईए, कभी एमिरेट्स, इस तरह से। इन उनको तो बेचारी को शायद पता भी नहीं था कि बैरिया टाउन का भी जहाज है, तो उसमें चली जाती। तो ये हम्म। जितने भी लोग हैं, अचानक यूं उभर के सामने आ गए, अचानक। मतलब उनको पता था, इतना माइंड तेज था इनको, इनका, कि एक तरफ बेनजीर भुट्टो साहिबा का अभी तक खून खुश्क भी नहीं हुआ, दूसरी तरफ ये फौरन उभर के आ गए। इन्होंने बच्चों को बिठाया, नाम चेंज कर दिए, सीटों पे पट्टियां लगा दी। देखे ना कितना। और मीडिया उस वक्त इतना जज्बाती था, जर्नलिस्ट इतने जज्बाती थे, उन्होंने कोई और एस्पेक्ट देखा ही नहीं। चेंज ही उन्होंने सोचा भी नहीं कि ये क्या हो रहा है। मखदूम अमीन फहीम, जिसको बेनजीर साहबा प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही थी, उनको साइड पे कर दिया। पंजाब के लोगों को सामने करके लेके आए, और जिस तरह से इनको पूरा सिंध में इनको कंट्रोल करना था, इनकी प्लानिंग। जरदारी साहब का वाकई दिमाग आप देखें कि कितना, मतलब आगे का है। तो उसने हम्म। जितनी भी मंसूबाबंदी की थी पार्टी पे कंट्रोल करने की, एक तो उसने खौफ बिठाया कि भाई जरदारी बड़ा खतरनाक है, जरदारी यूं है। तो कहने का मकसद ये कि ये लोग थे ही नहीं, ये थे छोटी लेवल पे। अब फरयाल टालपुर का जो जिले नाजमा बनने का मामला है, वो भी एक टॉस पे हुआ था। वो भी मजबूरी थी कि एक हम्म। औरत आ गई, वरना वो तो इलेक्शन हार चुकी थी। और वो बेनजीर साहबा को वहां जाहिर है कोई था ही नहीं, तो इन्होंने फरयाल को किया। फरयाल से वो बात करना पसंद नहीं करती थी, और फरयाल से इनके ताल्लुकात इतने अच्छे भी नहीं थे। मगर हम्म। क्योंकि अब तो वो है ही नहीं ना, तो अब जो भी मैं बोलूंगा सच है, जो वो बोलेंगे वो सच है। लेकिन हम तो फिर भी लोगों से पूछते हैं, करीबी दोस्तों से पूछते हैं, इनके रवैये क्या हैं, किस तरह से हैं। अब उसके बाद आप देखें, सदर साहब बन गए, प्रेसिडेंट जरदारी ऑफ साहब। पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए। फरयाल तालपुर सिंध की महारानी बन गई। अवेश टप्पी साहब पूरा सूबा चलाते फिर रहे थे। तो ये कौन लोग थे, कहाँ से आए, ये किसकी वजह से आए? क्या बेनजीर साहबा ने अपनी विल में लिखा था कि अवेश टप्पी सिंध चलाएगा, फरयाल तालपुर महारानी बनेगी, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बनेगा? ये लिखा हुआ था बेनजीर ने। बेनजीर ने ये कहा था कि को चेयरमैन ये होगा। इसी विल कौन लिखता है? इस पे अमर जलील ने एक आर्टिकल लिखा था, जो गायब करवाया गया। अब अमर जलील का वो आर्टिकल छपा था, मेरे ख्याल में उस वक्त हम्म। खबरें अखबार में, कि उसने क्लियर क्लियर कहा था कि ये एक मंसूबाबंदी हो सकती है। उसका आर्टिकल फिर वो वहां से गायब हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे शक और शुबहात हैं। अभी जरदारी साहब जो नजर आते हैं, उनकी जिंदगी उससे कई मुख्तलफ है। आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाएंगे तो वो बहुत डिफरेंट है जो नजर नहीं, आते हैं। पर्सनल लाइफ चले, उस पर और ना भी जाएं। हमें बताया गया, हम ये सुनते हैं, हमारे बड़े बड़े सहाफी, जरदारी साहब एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक्स के बादशाह, सियासत का बादशाह, एक जरदारी सब पे भारी, मुफाहमत का बादशाह, पाकिस्तान खप्पे का नारा। इतनी जल्दी इतने नारे कहाँ से आते हैं? कोई बंदे का इतना दिमाग है कि फौरन आप, मतलब मेरे साथ अचानक हादसा हो जाए, गाड़ी मेरी वो हो जाए, मैं तो पहले तो 4-5 दिन तो सोच, मुझे मतलब 1 घंटा तो मुझे सिर्फ इस हवास संभालने में लगेंगे। इसके पास हवास भी थे कि इसने फौरन पाकिस्तान खपेगा नारा लगा दिया। ये इंटरनेशनल साजिशों के हिस्से कौन बनते हैं? भुट्टो फैमिली को
हमेशा नुकसान अपनों से हुआ है। मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो को अपनी बीवी ने जहर दिया, ठीक है। मुर्तजा भुट्टो को किसने जो है वो पुलिस भी किसी आम बंदे को मारती है ना, तो चौधरी असलम भी एक ब्रोही के केस में जेल में गया था। जी। मुर्तजा भुट्टो के केस में कोई जेल में गया है यार? मतलब किसी की बकरी चोरी होती है तो वो भी थाने तक जाता है, नहीं छोड़ता। ये भुट्टो खानदान का सफाया हो गया, किसी ने आज तक चूं चरांच नहीं की है। और जितने भी इनके फैमिली मेंबरान हैं उनके साथ आप देखें कि ट्रेजेडीज उनके साथ क्या हुई है, कैसे वो उनका फितरी मौत हुआ है या गैर फितरी मौत हुआ है। हमेशा उनको छुरे जो लगे हैं ना, भुट्टो खानदान को अपने लोगों ने मारे हैं। आज असली वारिस जुल्फकार भुट्टो डॉल्फिन बचाता फिर रहा है हम्म। और ये सिंध लूटते फिर रहे हैं। वो बंदा जो इतना खाइफ है, उसकी फैमिली सियासत से इतनी डरी हुई है कि वो अपने बेटे को वारिस बनाने के लिए तैयार नहीं है कि जाओ तुम गादी संभालो। और वो कहता है कि जिए अवाम बोलो, जिए भुट्टो नहीं बोलो। और ये जिए भुट्टो बोल के सिंध लूट रहे हैं। भुट्टो का कसूर थोड़ी है, भुट्टो के काम देखें। अगर भुट्टो के बाकी चीजों पे हम नहीं जाते, लेकिन भुट्टो ने ये लूटमार की थी क्या? भुट्टो के टाइम पे लाड़काना जाके देखते कि लोग कहते थे हुजई नानो तो घूम लाड़कानो, अगर पैसा हो तो हम्म। लाड़काना घूमो। भुट्टो के टाइम पे आप जाके लाड़काना की डेवलपमेंट देखते, आज उसी पे 90 अरब लगे हैं। हम्म। तो और अच्छा, ये इनके डेवलपमेंट हो रही हैं। अभी आपने जुल्फकार भुट्टो की भी बात की, तो जुल्फकार भुट्टो जूनियर हैं। जरा वो तो अब सियासत से बिल्कुल बाहर ही हैं, और वो बस अपना एक अंदाज में है। अब जुल्फकार मिर्जा बड़ा अहम नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो किस तरह से अलग हुआ? देखिए जमाल, ये लोगों की जब कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं, मतलब कि गलत को गलत हम्म। बोलते हैं। और कुछ लोग हैं जो मुफादात को देखकर और गुलामी भी कबूल कर लेते हैं। तो जुल्फकार हम्म। मिर्जा की लाखों खामियां होंगी, लाखों गलतियां होंगी, लाखों बुराइयां होंगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि जब आखिरी ऐसे काम कर देते हैं जिनमें उनके सारे पाप जो है ना धुल जाते हैं। जी जी। जुल्फकार मिर्जा ने एक तो एमक्यूएम का खौफ खत्म किया। वो जुल्फकार मिर्जा को आसिफ जरदारी इसलिए भी जो है वो हटवाना चाह रहा था क्योंकि क्लेबर मैच हो रहे थे। जरदारी उसके सामने कुछ हम्म। नहीं था। जरदारी, क्योंकि आसिफ जरदारी को उन्होंने शुरू से देखा हुआ था। आसिफ जरदारी को उन्होंने कई मौके से, चाहे वो फैमिली मसले हों चाहे कुछ और हो, उनका घर बचाया। उस शख्स को आसिफ जरदारी किसी तरह से अपने ताबे लाना चाहते थे ताकि उनको डिग्रेड करे। जैसे कि एमक्यूएम की मीटिंग्स हुई ऐवान सदर में, वहां जुल्फकार मिर्जा से बदतमीजी की। फिर उनको बुला के बोला एमक्यूएम को डंडा दो, फिर जब वो डंडा दे रहा था तो फिर इसको बुला के इसको जलील करे। तो हम्म। जुल्फकार मिर्जा ने उस पर रेजिस्ट किया। फिर जब उनसे वजारत छीनी, बड़ी तजलील, देखें इंसान अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं करता। जी। मंजूर वसान ने बर्दाश्त की या आगा सिराज दूसरों ने, जुल्फकार मिर्जा ने नहीं की। मसला ये कि मैं आता हूं, अभी पार्टी का इनका प्रोपेगेंडा सेल क्या करता है कि आप अगर इनके साथ हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। हम्म। जैसे ही आप इनसे हटेंगे तो आपके ऊपर ये शदीद इल्जामात लगाएंगे। जैसे अली हसन ब्रोई के ऊपर लगाया कि मरियम नवाज के साथ खड़ा हुआ क्रिमिनल निकला, लेकिन बिलावल के साथ खड़ा है तो कोई हाजी बन गया। तो हम्म। जुल्फकार मिर्जा ने पहले तो ख्याल किया कि यार मुमकिन है मेरा दोस्त है, गलतियां होती हैं। फिर जब देखा कि ये तो अनवर मजीद पीछे आ गया, पहले सामने मखदूम अमीन था, फिर यूसुफ रजा गिलानी, फिर अचानक पार्टी के अंदर बिजनेसमैन लोगों के आमद शुरू हो गई, फ्रंटमैनों की। तो जुल्फकार मिर्जा ने उस पर रेजिस्ट किया, उनसे शुगर मिलें छीनना शुरू हो गए। जब इंतकामी हम्म। कार्रवाइयों पे जरदारी उतरा तो वो उसने अपनी दिखाई कि भाई जरदारी तो जो भी काम अगर करता था तो इनको तो सब पता था जरदारी की खामियों और खूबियों का ना। तो जी। इसने डेयर की, ये लड़ गया। तो जरदारी ने एक्चुअली अमन कमेटी लियारी में बनवाना और एमक्यूएम के सामने एक फोर्स लाना, जुल्फकार मिर्जा को मिसयूज करना, जुल्फकार मिर्जा को एज अ दोस्त बना के और उसके साथ वो काम करवाना जो उनसे करवाना चाह रहा था। उसने जब देखा कि ये चीजें आगे बदल रही हैं तो उसने रेजिस्ट किया। और वो हम्म। अकेला बंदा है ना, आज भी देखो उसकी जी। फैमिली को अकेले। खतरे, उनके घर को खतरे, उनके बच्चों को कोई मार मार सकता है।
उनके ऊपर 15 में ऑपरेशन हुआ, पुलिस के जरिए उनको मारने की साजिश की गई, लेकिन वो जरदारी की तमाम चालों को समझता था, इसलिए वो बचता गया। और आज भी हमारी उनसे अगर हमदर्दी है तो जरदारी के अगेंस्ट उसने जो किया है, जरदारी को जो एक्सपोज किया है, हम्म। आयान अली का स्कैंडल किसने सामने लाया? ये इसने ही पहले बयान दिया था ना कि शुक्र करे पीपल्स पार्टी वाले के भाभी बनने जा रही थी। ये तो उसने हम्म। बताया ना। जी। तो कहने का मकसद ये है कि जुल्फकार मिर्जा ने, जरदारी का एक जमाना था जब तक बेनजीर भुट्टो थी, इनकी जो बाद की दोस्ती है वो 3 साल भी नहीं चली है, जी। 3 से 4 साल की दोस्ती है टोटल, अब 2008 से लेके। जी। अब जी जी। अवैस टप्पी अब वो बिल्कुल ही गायब हो गए मंजर से। अभी भी दौरे कदार खत्म हुआ पीपल्स पार्टी का। अब जाहिर है वहां पर सिंध में फरियाल टालपुर हवाला के हवाले से चलता है कि बस वही चलती हैं, अद्दी कहकर पुकारा जाता है उनको, और बस अद्दी का हुक्म चलता है। अवैस कहाँ पर गया? आ, देखिए, अवेश का एक दौर था, अवेश ने ठीक ठाक पैसे भी कमाए, उनसे वो सारे पैसे उन्होंने कुछ वापस ले लिए, कुछ हालात उनके खराब हो गए। और वही मामला आता है, जब आप रिश्तों को पैसों के हिसाब से चलाओगे और लालच के हिसाब से, तो जाहिर है जब जरदारी ने मुस्तफा मेमन को नहीं बख्शा तो टप्पी कौन है? वो मुस्तफा मेमन और ये तो ऐसे क्लोज होते थे कि दुनिया समझती के भाई थे। हम्म। लेकिन आखिर में जरदारी ने उनके पेट्रोल पंप, उनकी प्रॉपर्टी सब कब्जे में कर दी, बिल्डोजर चलवा दिए। तो अवेश टप्पी का मसला ये था कि अवेश टप्पी जब तक पर्दे के पीछे था तब तक तमाम चीजें बेहतर थी। और ये मैं सारे इनके फ्रंटमैनों को कहता हूँ कि जिस हम्म। दिन फ्रंटमैन आप सियासत में आओगे आपका जवाल शुरू होगा। अवेश टप्पी का जवाल तब आया जब अवेश टप्पी फ्रंट पे आया। हम्म। अगर अवेश टप्पी फ्रंट पे नहीं होता तो अवेश टप्पी आज भी बिलावल हाउस में बैठ के तमाम चीजें चला रहा होता। तो जो सियासत में आएगा फ्रंटमैन वो जलील होगा। अगर अनवर मजीद कल मिनिस्टर बनेगा ना, अनवर मजीद के साथ भी यही होगा जो टप्पी के साथ हुआ। तो टप्पी ने जो गलतियां की, एक तो उसमें हम्म। तकब्बुर बहुत था, गुरूर था, गलत फहमियां थी, पावर इतना था कि वो समझता था कि पूरा सिक्का मैं वाली हूँ। मतलब वो यही चमचे थे ना, जुनेद जेडी जो आज बिलावल के कोल्ड ड्रिंक को भी टिश्यू में लपेट के चलता है, ये उनके चमचे थे सारे। जमील हम्म। सुमरो क्या था? जमील सुमरो 4,000 की तनख्वाह पे काम करने वाला, एक प्रेस कटिंग करने वाला बेनजीर का वो था मुलाजिम। और वो भी पार्टी में तब शामिल हुआ जब बेनजीर भुट्टो को लारकाना में ये तकरीरों में गालियां देता था। फिर वो फ्रंट छोड़ के आया इनके पास, तो ये मुलाजिम लगा। आज अगर हम्म। जरदारी साहब उनको लाड़काना से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, आज उनको सिंध का बड़ा सियासतदान बना के पेश कर रहे हैं, तो वो लोग अहल थोड़ी हैं। बस वो हम्म। वक्त के साथ ये सारे चमचे हैं जो आज किसी के पास। तो अवेश टपी के साथ वही हुआ। अब दुबई में है, कोई कह रहे लंदन में, लेकिन दुबई में 2 स्टोर उसने ग्रोसरी के लिए थे, ओ मार्ट के नाम से, उनके पैसे उनके पास नहीं थे, उनके चेक हम्म। बाउंस हो गए थे। वो फिर एक अरब दोस्त था, उन्होंने आके इनको बचाया। तो इतने तो जरूर होंगे कि गुजर सफर हर इंसान का हो जाता है, लेकिन वो अच्छी पोजीशन नहीं है उनकी। बिल्कुल आखिर में बस अब बता दें, आज की पीपल्स पार्टी इम्तियाज चांडियों की नजर में क्या है? आज पीपल्स पार्टी किस तरफ है, और पीपल्स पार्टी कब तक है? देखें, सिंध के अंदर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हमलावर होते रहे हैं। हम्म। अरगुन भी आए, तुर्खान भी आए, अफगानिस्तान से कंधार के लोग भी हमला करते रहे। सिंध हमेशा रहा है मुश्किल हालात में। हम्म। तो ये भी एक हमला है सिंध के ऊपर जरदारी का। और ये दौर नहीं चलेगा इनका ज्यादा। मतलब हमारे लोगों में, एक तो आप इस बात को समझें कि सिंध जो है ना, सिंधी बहुत अकलियत में आ गए हैं, ओरिजिनल हम्म। सिंधी। ये मुख्तलफ कबाइल जातें जो सिंध में अंग्रेजों ने बसाई थी, उनकी बात इनकी अब देखें, सिंधी जो मेजॉरिटी है वो जरदारी से या किसी हम्म। नफरत करते हैं। लेकिन मसला ये कि अब हमारे पास बलोच कबाइल मिक्स हो गए हैं जो सिंधी बोलते हैं। लेकिन वो जो असल रेजिस्ट करने वाली कौम है ना, उनको तो इन्होंने रेड इंडियन की तरह सिंधियों को खत्म कर दिया। हम्म। कराची में आबादी बैलेंस में नहीं, जहां जाए हम मिक्स हो गए। मतलब ये भी बलोच भाइयों के शुक्रिया के कुछ जैसे हम चांडियो हैं नस्ली तौर पर कहीं भी हो, लेकिन हम अपने आप को सिंधी कहलाते हैं। हम्म। तो ये जो मिक्स है ना, मिक्सचर की वजह से सिंधी कौम या सिंध के लोग जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो फिर भी रेजिस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, जो जरदारी समेत सबका मुकाबला करते हैं।
ये जो अद्दी का नाम है ये इतना पाकीज़ा नाम है, जो जिसकी हुर्मत अगर आप लोग जाने तो बहुत बड़ी मतलब हम बहन को, और हम जंग चल रही हो ना अगर कबाइलों में, हम्म। तो खातून सिर्फ कुरान शरीफ उठा के निकलेगी तो वो जंग रुक जाती थी। हम्म। अब ये अद्दी जो है, अद्दी की आड़ में एक ऐसी खातून सिंध पे कब्जा करके बैठी हुई है, जो अद्दी, मैं कह रहा हूँ उनको मैडम भी आदमी न कहे, क्योंकि उनके एक सियासत में आई हुई हैं। उन्होंने जो काम किए हुए हैं सियासी तौर पर, जो लूट-मार हुई है, जो बैड गवर्नेंस हुई है, हम उसको किस तरह से बोलें? अद्दी का काम है सिंध को लूटना, या हम्म। जरदारी साहब का काम है कि वो कहे कि नहीं हमने बड़ी तब्दीली लाई, हम बलूचिस्तान में भी वो करेंगे। तो सिंध का जो असल मसला है कि सिंध के ऊपर ये कब्जा है। इस कब्जे से, और इस कब्जे के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और अंग्रेज सरकार वाली वो पॉलिसी है ताकि सिंध के लोग हमेशा महकूम रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा शऊर सिंध में हुआ करता था। सिंध में सियासी तहरीकें चली हैं, लॉन्ग मार्च हम्म। आज जो बलोच कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्चों की रवायत भी सिंध से शुरू हुई है। जी। आपने कभी बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च नहीं सुने होंगे, कभी पंजाब में लॉन्ग मार्च नहीं हुए। ये सिंध के अंदर से लॉन्ग मार्चें होते थे, कभी सखर से, कभी लाड़काना से, कभी किधर से, ये भली जाके हिस्ट्री निकाले। तो ये जरदारी वो अर्गू है, लेकिन इससे जान छूटेगी इंसान की। अल्ताफ हुसैन का दौर खत्म हुआ तो इनका भी हो जाएगा। बस ये है कि सिंध में हालात इतने खराब हैं कि हजारों नहीं लाखों लोगों पर झूठे मुकदमात हैं। मैंने आईजी को एक बोला था, गुलाम नबी मेमन, जो खुद को ईमानदार कहलाते हैं, करप्ट तरीन इंसान, मैंने कहा आप आए हो, कल रिटायर्ड हो जाओगे, एक कमीशन बना लो कि सिंध के कितने ऐसे लोग थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, सियासी कारकुनान थे, जो तब्दीली चाहते थे, उनके ऊपर मुकदमात हैं। तो वो आप उनकी एक कमीशन बना के उनके जी। केसेस खत्म करके जाओ। तो वो नहीं हुए। बहरहाल अभी वो पूरा कंट्रोल पुलिस और इन सरदारों के जरिए सिंध पे हो रहा है। तो इंशाल्लाह देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट को अल्लाह सिंध पे रहम करने की हम्म। तौफीक दे, तो सिंध इनके चंगल से आज़ाद हो जाए इमदाद साहब, हम मजीद भी इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ते में रहेंगे। इंशाल्लाह। बड़ी सिंध में जो पीपल्स पार्टी 15 साल से दौर इक़्तिदार में है, ज़ाहिर है बड़ी बड़ी दास्तानें होंगी सिंध का जो हाल है, और हमें तो इश्तिहारों में जो बताया जाता है बड़ा हम्म। मुख्तलिफ है जो आप भी बता रहे हैं। आपका बहुत अब शुक्रिया तो इमदाद 1.5 अरब साहब। के और इश्तिहार आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।